नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, साथ ही अहम खबरें कौन सी आई और मार्केट के एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट पर एक चेक। आज बाजार की जो क्लोजिंग दिखी है वो काफ़ी कमजोरी के साथ हुई है। 16,000 के नीचे निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी में भी करीब 304 अंकों का दबाव था। और आज बैंकों ने और आईटी शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया। इसके अलावा रिलायंस भी देखिए करीब 2% आज नीचे था। और किस तरह का एक्शन रहा दिन भर आज मार्केट में, ये सब समझ लेते हैं। और हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। मानसी बताइए, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, तो आज बाजार में बेहद टाइट रेंज में कामकाज देखने को मिला और ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन कंसर्न है ही और यूएस इन्फ्लेशन डेटा से ठीक पहले बाजार में कंसर्न्स बिल्टअप होते हुए जरूर नजर आए। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मिड कैप स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी ज्यादा देखने को मिले। दिन भर बाजार को संभालने का काम HUL, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, JSW स्टील, ITC जैसे स्टॉक्स ने किया। वहीं HDFC ट्विंस की अगर बात करें, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक में कमजोरी छाई हुई दिखी और कह सकते सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड की तरफ से आते हुए दिखे, जिसके चलते बाजार में कमजोरी देखने को मिली। वहीं ICICI बैंक, रिलायंस, TCS जैसे काउंटर्स भी थे जो कि लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव ही देख रहे थे। ऐसे में FMCG स्पेस की अगर बात करें, आज FMCG स्टॉक्स एक्शन में थे क्योंकि पाम ऑयल में 7% का डाउनफॉल देखने को मिला और इसका ठीक इम्पैक्ट जो है FMCG को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसके चलते HUL, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले जैसे स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिखा। केयर रेटिंग्स एक न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट थी। बायबैक को लेकर कंपनी के बोर्ड ने ऐलान किया। 20 जुलाई को कंपनी बायबैक को लेकर एक बोर्ड बैठक करने वाली है, जिसमें ऐलान होता हुआ दिख सकता है। इस खबर के बाद ही केयर रेटिंग में मजबूती के साथ ट्रेड नजर आए। 18% की तेजी आज में स्टॉक में हमने देखी। मजबूती के साथ ही स्टॉक ने क्लोजिंग भी दिखाई। क्रूड में जो करेक्शन या डाउनफॉल आया, उसका इम्पैक्ट पेंट स्टॉक्स, एविएशन स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स में देखने को मिला। ऑफकोर्स ACC रिजल्ट से पहले एक मूवमेंट यहाँ पर नजर आया। अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी इम्पैक्ट आज के सत्र में देखने को मिला। इसके अलावा मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम स्टॉक स्पेसिफिक काफी हद तक देखने को मिला और इनफैक्ट मिड कैप एक समय वैसा भी था जो कि निफ्टी के मुकाबले ज्यादा परफॉर्मेंस जो है बेहतर दिखा रहा था। और आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्लीन साइंस, ऑरोबिंदो फार्मा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, लॉरस लैब्स जैसे काउंटर्स में देखने को मिले, जहां पर हरे निशान के साथ मजबूती यहाँ पर बिल्कुल दिखी। वहीं टॉप गेनर्स की बात करें, FMCG स्पेस, फार्मा स्पेस में तो मजबूती थी, लेकिन मेटल स्पेस भी स्लो एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट, लेकिन अब बिल्कुल तेजी पकड़ते हुए आज के सत्र में मेटल स्पेस में भी अच्छी मजबूती के बीच ही ट्रेड्स नजर आए। तो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक बाजार था। स्टॉक्स कई सारे थे जिन्होंने एक्शन दिखाया, लेकिन इंडेक्सेस की अगर बात करें या मूड माहौल की बात करें तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स थे, जिसके चलते बाजार में एक कॉशियस ट्रेंड आज दिन भर देखने को मिला। क्लोजिंग भी लाल निशान के साथ हुई। बिल्कुल, तो क्लोजिंग लाल निशान के साथ हुए और दिन भर बाजार में एक सावधानी भरा सेशन आज के दिन देखने को मिला। और अब नज़र रहेगी कि यूएस मार्केट में, यूएस में किस तरह के इन्फ्लेशन के डेटा निकल कर आते हैं, तो इस पर आगे बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हुए कुछ और भी एक्शन वाले स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। और आज फोकस में था केयर रेटिंग्स। बायबैक पर विचार के ऐलान के बाद आज स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली और के संभावित बायबैक पर और ज्यादा डिटेल्स जान लेते हैं। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। सौमित बताइए। अगर कंपनी ने एक्चुअली बायबैक अनाउंस कर दिया, जो जुलाई 20 उनका बोर्ड मीटिंग है, सबसे पहला बायबैक होगा कंपनी के लिए। उसके पहले कंपनी ने काफ़ी सालों तक रेगुलरली डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया। अगर पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो जो डिविडेंड के अमाउंट्स थे वो करीब 16 to 29 रुपीज़ पर शेयर के आसपास थे, जो उन्होंने 2019 से लेकर 2021 तक किया। बट 2022 में अब तक कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है और ये पहला बायबैक कंपनी अनाउंस कर सकती है जुलाई 28 के बोर्ड मीट पे। अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री बैलेंस शीट है। जो कैश और कैश इक्विवेलेंस है कंपनी के बुक्स में वो करीब 570 करोड़ का है। और सामने अगर आप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 1400 करोड़ का है। तो लगभग 41% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कंपनी का वो कैश ऑन बुक्स की तरह से है। और फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY22 का जो अर्निंग्स कॉल था, वहाँ पे काफ़ी एनालिस्ट और इन्वेस्टर कम्युनिटी ने कंपनी को रिकमेंड
कि आप बायबैक क्यों नहीं कर रहे क्योंकि आप उससे ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट वे है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए। और कंपनी करीब 440 करोड़ का कैश सिर्फ बैंक डिपॉजिट्स में, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में रख रही थी, जहां पे उनको करीब 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल रहा था। और इसलिए इन्वेस्टर कम्युनिटी ऐसा कह रहे थे कि आप बायबैक क्यों नहीं कर रहे। और कंपनी ने शायद यही रिक्वेस्ट को सुनते हुए एक बोर्ड मीट रखा है और जुलाई 20 को वो बायबैक कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप कंपनी के वैल्यूएशंस भी देखेंगे तो काफ़ी चीप है, इनफैक्ट चीपेस्ट रेटिंग एंड कंपनी है इंडियन मार्केट में। जो केयर रेटिंग्स का 12 मंथ फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स है वो करीब 14.5 टाइम्स है। उसके सामने इकरा और क्रिसिल के अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे तो 27.8 और 40 टाइम्स के आसपास है। और जो रेटिंग इंडस्ट्री का आउटलुक है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा केपेक्स होने के कारण रेटिंग इंडस्ट्री का डिमांड बढ़ सकता है। और जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो लो डबल डिजिट के आसपास है। अगर पिछले 5 साल का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो सिर्फ 2% का अगर ग्रोथ था लास्ट 5 ईयर्स में, उसके सामने अब डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स है कंपनी के लिए और बायबैक सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा अभी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित की सारी जानकारी देने के लिए। अब एक और खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं और खबर है आईडीबीआई बैंक से जुड़ी। आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बिक्री को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय स्ट्रैटेजिक सेल को लेकर जल्द ही आरबीआई के साथ एक बैठक कर सकता है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं मेघना मित्तल के पास। मेघना, बताइए। जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ने एक मीटिंग बुलाई है जुलाई 14 को आईडीबीआई स्ट्रैटेजिक सेल को लेकर, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री काफ़ी एग्जेम्पशंस की मांग करने वाला है आरबीआई से। ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। याद रखिए कि जो करंट जो होल्डिंग लिमिट्स है उस पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स पे 10% का कैप है, जो जितना वो होल्ड कर सकती है आईडीबीआई पर, तो उसकी भी रिलैक्सेशन की मांग फाइनेंस मिनिस्ट्री करने वाली है। ये जुलाई 14 की मीटिंग को ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। इसके अलावा ये मीटिंग के बाद जब फाइनेंस मिनिस्ट्री थोड़ा सा असेस कर पाएगी कि किस तरह के रिलैक्सेशंस आरबीआई दे सकती है आईडीबीआई पर, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि क्या स्टेक वो सेल करना चाहते हैं आईडीबीआई में। याद रखिए कि जो अभी करंट गवर्नमेंट का होल्डिंग स्टेक है वो 45% से ज़्यादा है और एलआईसी का होल्डिंग स्टेक 49% से ज़्यादा है। पर क्या वो एग्जैक्ट स्टेक होता है जिसको वो सेल करना चाहते हैं, वो डिसाइड होगा इस आरबीआई के साथ मीटिंग में जो जुलाई 14 को होने वाली है। ये हम जानते हैं कि कैबिनेट अप्रूवल ऑलरेडी आईडीबीआई स्ट्रैटेजिक सेल पर आ चुका है और जो रोड शोज़ हैं वो भी दीपम कंडक्ट कर चुकी है यूएस में और इंडिया में भी। तो इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का है वो ऑलरेडी दीपम को पता चल चुका है। तो इसीलिए ये जो होल्डिंग लिमिट्स की जो मांग रिलैक्सेशंस की कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री, उस पर ये बहुत क्रूशल बैठक जुलाई 14 को होने वाली है। उसके बाद ही ईओआईज़ पर डिसीजन होगा, जब स्टेक सेल डिसाइड ईओआईज़ कब आते हैं। जो हमने पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों ने बताया था कि अगस्त में वो प्लान कर रहे हैं ईओआईज़ लाने का, पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है इस जुलाई 14 की मीटिंग में जो आरबीआई के साथ होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना ये सारी जानकारी देने के लिए। और आज हमने देखा कि एफएमसीजी शेयरों में आज काफ़ी अच्छा एक्शन बना हुआ था और वजह थी पाम तेल के जो प्राइसेस है वहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली है। अब इसके पीछे के क्या ट्रिगर्स हैं, क्या वजह है और इससे किन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, ये तमाम जानकारी भी समझ लेते हैं। और विशु मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विशु मोहन, बताइए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं गिरावट की वजह की। अगर हम 29 अप्रैल की 7100 रिंगिट के आसपास मलेशियन पाम फ्यूचर ट्रेड कर रहा था, वहां से देखो तो करीब करीब भाव 46% तक नीचे आ चुका है। 3840 रिंगिट के आसपास मलेशियन पाम फ्यूचर आ चुका है। महीने भर में 33% तक गिरावट आ चुकी है। जिस तरह मलेशिया में उत्पादन लगातार बढ़ रहे हैं, स्टॉक वहां पर 7 महीने की ऊंचाई पर है, उत्पादन भी करीब करीब 2021 के नवंबर के बाद सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट कोटा बढ़ा दिया गया है और इंडोनेशिया अब एक्सपोर्ट लेवी और कम करने पर विचार कर रहा है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट में पाम तेल की सप्लाई को बढ़ाएंगे और यही वजह है कि पाम तेल की कीमतें लगातार गिर रही है। दूसरी तरफ चीन को लेकर, चीन में जिस तरह से नए सिरे से कोरोना की पाबंदियां आ गई हैं, उससे लग रहा है कि वहां से डिमांड कम होगी, उससे भी कीमतों पर दबाव बना है।
अब बात करते हैं फ़ायदे की। अगर फ़ायदे की बात करें तो एफएमसीजी कंपनियों को सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका एक मेजर इनपुट कॉस्ट पाम तेल में भी जाता है। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हो, पैकेज फूड्स हो, या फिर कॉस्मेटिक हो, या फिर हेयर केयर हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पाम तेल का इस्तेमाल होता है। तो HUL हो, ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, गोदरेज कंज्यूमर्स हो, तमाम ऐसे शेयरों को फ़ायदा होगा। हालांकि जो एडिबल ऑयल कंपनियां, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं होंगे, क्योंकि उस दाम कम होने पे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ती, कि कुछ हद तक डिमांड ये इन इलास्टिक डिमांड होती है। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा मार्जिन पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन एफएमसीजी कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है, मार्जिन फ्रंट पर भी और वॉल्यूम फ्रंट पर भी, दोनों ही फ्रंट पर इनके लिए अच्छी खबर है। जी, बहुत शुक्रिया अब विश्व मोहन ये सारी जानकारी देने के लिए। अब इंडसइंड बैंक में 2011 से 2014 के बीच के मामले की ईडी जांच कर रहा है, और खबर से शेयर में आज गिरावट देखी गई और 3% की कमजोरी आज इंडसइंड बैंक के काउंटर में भी देखने को मिली है। इस पर पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए। जी हाँ, इंडसइंड बैंक ने 2011 से 2014 के एक मामले पर अपनी सफाई दी है और ये बोला है कि वहाँ पर रेमिटेंसेस में कुछ इरेगुलरिटीज़ ज़रूर पाई गई थी, लेकिन ये उसी समय रिपोर्ट की गई थी। बैंक का ये कहना है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन पर फाइल कर दी गई थी 2015 में, और इस पर आरबीआई की भी जांच हुई थी, जहां पर आरबीआई ने संज्ञान लेते हुए एक पेनल्टी लगाई थी। लेकिन उसके बाद अब जो मामला है वो फिर से न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, एजेंसी ने वापस से उन सस्पिशियस एंटिटीज़ की जांच शुरू कर दी है और 9 जुलाई को एक एफआईआर दायर की। इसके सिलसिले में बैंक से भी पूछताछ हुई है और यहाँ पर उसके जो कुछ अधिकारी इन्वॉल्व हो सकते हैं उनकी भी जांच चल रही है। लेकिन बैंक का यहाँ पर एक तो ये साफ किया है कि वहाँ पर जो भी कोई भी क्रेडिट एक्सपोजर यहाँ पर बैंक का नहीं है, तो कोई भी इस तरीके से कोई लेन देन वाला या मामला नहीं बनता है, ऐसा बैंक ने सफाई में बोला है। दूसरी चीज़ ये भी बोला है कि जो भी एम्प्लॉयज़ थे वो काफ़ी तो जा चुके हैं और उनमें से कुछ है उन पर कार्रवाई अगर ज़रूरत पड़ी तो की जाएगी। बिल्कुल, और आज इस खबर के चलते हमने देखा कि इंडसइंड बैंक के स्टॉक में 3% से ज़्यादा की कमजोरी भी देखने को मिल रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और आज पेपर शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही थी। DGFT के इंपोर्ट पर फोकस घटाने के कदम से आज पेपर शेयर 2 से 4% चले, और यही नहीं, पिछले 6 महीनों से हम देख रहे हैं कि पेपर स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी बनी हुई है। क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जिसके पीछे पेपर शेयर चल रहे हैं, ये सब समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी रिसर्च लेकर। शरद, बताइए। पेपर शेयरों में जो है आज जो बज़ हो रहा है और अच्छी वॉल्यूम से बाइंग भी देखने मिल रही है। तो अहम ट्रिगर्स मैं बता देता हूँ पेपर इंडस्ट्रीज़ के जो रिसेंट में आए हैं। यहाँ पे DGFT ने जो है अमेंड कर दिया है इंपोर्ट पॉलिसी मेजर पेपर प्रोडक्ट्स को लेके, और इस पे जो फोकस रहने वाले कि इंपोर्ट्स पे जो है डिपेंडेंस थोड़ी कम होगी और ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रहेगा इंपोर्टर्स के लिए। दूसरा अहम ट्रिगर ऑफ कोर्स है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो बैन हुई है 1 जुलाई से, उस पर बेनिफिशियरी रहेगा आपके पेपर के शेयरों पे। और लास्टली जो है जितने भी इंपोर्ट्स आने वाले 1 अक्टूबर के बाद सबको जो है रजिस्टर करना होगा आपके पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी के अंदर। तो इसके कारण देख सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन में पेपर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है कह सकते हैं एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने मिल रहा है। और इसके अलावा जो इंडियन पेपर मार्केट की जो कंजम्पशन है उसमें देखें तो पैकेजिंग, कार्टन बोर्ड और कंटेनर, यहाँ पे लगभग 55% का टोटल कंजम्पशन होता है। तो ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और एक टाइप से री रेटिंग कर सकता है, एनालिस्ट मान रहे हैं आपके पेपर स्टॉक्स को लेके। और अगर यही बात करें पेपर स्टॉक से रिटर्न्स की, तो एक साल में तो ऑफकोर्स 25 से लेकर 30% तक का ग्रोथ दिखा है, लेकिन जो मेजॉरिटी ग्रोथ देखने मिली है पिछले 6 महीने में दिखी है। अगर आप JK पेपर ले लीजिए, वेस्ट कोस्ट पेपर ले लीजिए, TNPL, आंध्रा पेपर, ये सारे स्टॉक्स जो है आप देख सकते हैं लगभग 40 से लेकर 60% तक का जो है 6 महीने में एक रिटर्न्स दिए हैं निवेशकों को। कमर्शियल स्पेस में जो गाड़ी है वो इम्पॉर्टेंट है दैट इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस टू द बायर. We will have to make them economically viable. And while electric running cost is very low, the acquisition cost is high. So what we have been doing in India and globally is we are proving that
these operations जो करता है on the ground, the running cost becomes viable over a period of 10 years. In the buses, if you look at it, वो 10 साल में जो भी earnings है, वो earnings will pay back almost the capital cost and give you more earnings in this period. So we have made this commercial vehicle economically viable apart from making it environmentally sustainable. ये दोनों मिलके I think it makes a complete customer value for our customers. जो STU में अभी मेरे पास गाड़ी रन कर रहा है, ये गाड़ी, these vehicles are most what I would say we have about 8 million kilometers of running. जो 8 million kilometers का running है, almost it has made it economically viable in these 3 years to earn enough to pay back the capital cost and also earn more over a period of 10-year time. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। महेश, हमने ऐसा देखा है लास्ट कुछ हफ्तों में, महीनों में बहुत वैल्यू अनलॉकिंग कर रही हैं लेगेसी ऑटो कंपनीज अपने ईवी आर्म में। सबसे पहले टाटा मोटर्स ने किया टीपीजी के साथ, हमने अभी ब्रिटिश कंपनी ने महिंद्रा में के ईवी आर्म में स्टेक लिया, और हमें ये मालूम चल रहा है कि बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी सॉवरेन वेल्थ फंड्स स्विच मोबिलिटी जो लेलैंड का ईवी आर्म है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्टेक परचेज में। अगर आप कुछ बता सकें हमें कि किस तरह के इन्वेस्टर्स आपको अप्रोच कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। See, we are actually growing electric mobility in a large scale globally. Abhi, when we do this, we want partners who are like-minded and strategic to grow our business. So, हम देख रहे हैं investors who will be our partners for long term. जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स है, पेंशन फंड्स है एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है, सब लोग वी आर इन डिस्कशन विद, एंड दीज पीपल आर ईगर इन ईवी स्पेस विद आवर लेगेसी ऑफ अशोक लेलैंड and our ability to scale up faster, not just a startup but within a group. ये दोनों मिलके उनको it makes a favorable sense for investors to place their money into the company where we are working to a 10x growth. अपने पास जो order है अभी it is almost 10 times than last year, and we are looking at a substantial growth over a period of time. We are ready to launch new products. हमने अभी EV12 करके न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया बस में 12 मीटर, बोथ लो फ्लोर एंड हाई फ्लोर, एंड वी आर लुकिंग एट LCV segment by end of the year.